नमस्ते। आज का टॉपिक है 10 रूल ऑफ इकोलॉजी, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं 10 थंब रूल ऑफ इकोलॉजी, कि एक्चुअली ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनके ऊपर इकोलॉजिकल स्टडीज़ बेस्ड होती हैं। शायद सोचने में तो ये भी लग सकता है कि एक्चुअली में इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए क्या कोई रूल्स भी होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विदाउट एनी रूल्स किसी भी साइंटिफिक स्टडी को प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो साइंटिफिक स्टडी क्या, किसी भी स्टडी विदाउट एनी रूल्स कुछ अपन पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ इकोलॉजी के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जिनके बिना क्या है इकोलॉजिकल स्टडीज़ अधूरी है, या फिर क्या है अगर वो रूल्स आपकी जहन में नहीं है तो किसी भी आप इकोलॉजिकल स्टडी है, चाहे आप पॉपुलेशन को पढ़ रहे हो, चाहे किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का इसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन पढ़ रहे हो, या फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शंस पढ़ रहे हो, बायोम पढ़ रहे हो, तो आपके क्या है विदाउट रूल्स आप इस चीज़ को पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो है कि क्या इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्ट्रीम है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इकोलॉजी क्या है, एक साइंस है। मींस कि क्या है, हर रूल्स इनकी क्या है, किसी भी फाउंडेशन, किसी भी हाइपोथेसिस के पीछे क्या है एक बैकग्राउंड है, रिजिड बैकग्राउंड है, और रिजिड बैकग्राउंड का एक रिजिड एक्सप्लेनेशन है, और उस एक्सप्लेनेशन के पीछे क्या है स्ट्रीम्स, कंटिन्यूस स्ट्रीम्स हैं। तो क्या है इकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो क्या है, इकोलॉजी इज ए साइंस, मतलब क्या है ये एक साइंटिफिक स्टडी है। सेकेंड है इकोलॉजी कैन बी अंडरस्टैंडेबल इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। अब सोचने में तो ये लगता होगा कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, या क्या इकोलॉजी और इवोल्यूशन भी रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी भी, जैसे मान लो अपन एक बाहर एक उसको पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपका जूली फ्लोरा है जो कि इस वक्त बहुत ही एक तरह से वाइड स्प्रेड हो रखा है और ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन इसकी स्टडी करें तो इसमें इवोल्यूशन कहाँ आ गया, इसमें भी इवोल्यूशन है। क्योंकि क्या होगा ओब्वियसली क्या है, जूली फ्लोरा क्या है अपने ट्रॉफिक लेवल के अंदर इसके अपने ट्रॉफिक लेवल के बाद वाले ट्रॉफिक लेवल इसको खाने वाला नहीं है। तो क्या है जिस ट्रॉफिक लेवल में ये प्रेजेंट है वहाँ पर भी ये वाइड स्प्रेड होगा, और प्लस पीछे इसकी चेन रिएक्शन जो होगी एक तरह से फूड वेब जिसको कहते हैं उसको वो बंद कर देगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक फ्लो बंद हो जाएगा। तो स्मॉल स्केल पे तो अपन को ये लग सकता है कि क्या पता कहीं इफेक्ट नहीं कर रहा हो, पर ऑन लार्ज स्केल ये क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए किसी भी इकोलॉजिकल स्टडी को क्या है इवोल्यूशन के बिना वो अधूरा है। जैसे एग्जांपल अगर आपको याद होगा, जैसे ओस्ट्रिच है, रिया है, कीवी है, आप इनके बारे में आपको पता होगा। तो ये क्या है आपके फ्लाइटलेस बर्ड है। तो आज तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं, जैसे कीवी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिच अफ्रीका है, तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि अगर इनके इकोलॉजिकल स्टडीज़ को करें तो इनका क्या है डिफरेंट रोल है। बट एक्चुअली में अगर इवोल्यूशन को साथ में रख के उनकी स्टडी की जाए तो आपको देखने में आएगा कि इनिशियली ये जो सारे जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स थे इवोल्यूशनरी दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। मीन्स कि क्या है इनका कोई ना कोई एक बेसिक ऑर्गेनिज्म था, उससे क्या है ये सेपरेट होके आपके क्या हैं आपके अलग अलग आपके ए बी एंड सी, ये ए बी एंड सी मीन्स का जो इनका एंसेस्टर था वो एंसेस्टर क्या था सिमिलर था। और ये क्या है ये आपको पता ही है कि इनिशियली जो आपका गोंडवाना लैंड के ऊपर क्या थे ये इनके एंसेस्टर पाए जाते थे, और उसी से क्या हुआ आपका वो सेपरेशन हुआ। सेपरेशन की वजह से क्या हुए ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए। कीवी आपका कहाँ न्यूजीलैंड में चला गया, ऑस्ट्रिच आपका अफ्रीका में चला गया, तो ये अलग अलग चले गए। मीन्स कि क्या है ये दे आर इवोल्यूशन रिलेटेड विथ ईच अदर। मीन्स कि अगर उनकी इकोलॉजिकल स्टडीज़ की जाए तो वहाँ पर भी आपको देखने का मिलेगा कि अब हो सकता है कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की वजह से उनके ना बिहेवियर में या उनके सराउंडिंग में चेंजेस आए, इसकी वजह से उनके जेनेटिक मेकअप में भी चेंजेस आए हो, बट दे आर इवोल्यूशनरी, दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, और वही उनकी इकोलॉजिकल स्टडीज़ में भी क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज नथिंग हैपेंड फॉर द गुड ऑफ स्पीसीज। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जनरली अपन मान के चलते हैं कि जो भी होता है एक स्पीसीज़ के लिए अच्छे के लिए होता है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे ही नए आपके यंग वन को बर्थ देते हैं तो वो उनकी डेथ हो जाती है। या क्या होता है जैसे ही एक आपका जैसे आपका चींटियों का आपका एक है
उस चींटियों के ऊपर कोई हमला करता है तो कुछ पर्टिकुलर चींटियाँ क्या करती हैं, उसको अटैक करके उसको डिफेंड करने का काम करती हैं। तो आपको तो ये, हमें तो ये लगता है कि जो चींटियों ने बलिदान दिया है एक्चुअली में उन्होंने बाकी कॉलोनी के लिए अच्छा किया, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली में क्या है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो प्रोलिफरेट होती हैं। कभी भी किसी स्पीसीज़ के लिए उसको स्पीसीज़ को लग रहा होगा कि उसके लिए अच्छा होता है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या करता है, इन्वायरमेंट किसी भी स्पीसीज़ के लिए हार्श होता है और वो उसकी स्पीसीज़ के लिए अच्छे के लिए नहीं करेगा, बट क्या होगा, उस कोई भी ड्रास्टिक चेंजेस आएगा एट ए टाइम, उसकी वजह से स्पीसीज़ में कुछ चेंजेस आ जाएगा। स्पीसीज़ में चेंजेस आएगा तो उसके जेनेटिक मेकअप में भी ऑन लार्ज स्केल अगर इवोल्यूशन में देखा जाए तो उसकी जेनेटिक मेकअप में भी चेंजेस आएगा और उसी वजह से क्या होगा, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। नेक्स्ट है जीन एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ सोचने में तो ये लग सकता है कि जब अपन इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है, जीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए या इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर जनरल प्रोस्पेक्टिव में पूछा जाए तो सबको ये लगेगा, अगर इकोलॉजी को अपन स्टडी कर रहे हैं, अगर अपन गिवन किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और या फिर अपन किसी बोरियल फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि अपन तो इकोलॉजिकल स्टडी ऑन ए गिवन टाइम ऑन ए स्केल ऑफ 2-3 ईयर या फिर 2 से 6 मंथ या 1 ईयर की स्टडी करेंगे, तो उसमें जीन कहाँ रोल प्ले करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए जितने जीन इंपॉर्टेंट है उतना ही इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, जितना इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही जीन इंपॉर्टेंट है। मतलब उन दोनों के रोल के बिना उस इकोलॉजिकल स्टडी को अपन कंसिडर ही नहीं कर सकते। होगा क्या, क्योंकि होता क्या है, किसी भी, जैसे अपन जनरली स्टडी करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप आप सभी जानते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस है। अगर अपन ये फिनोटाइप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो किस किस का मिलके बना होता है, आपके जेनेटिक मेकअप प्लस एनवायरनमेंट। इन दोनों को मिलके आपका क्या बनेगा, फिनोटाइप बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी है ना जेनेटिक मेकअप अकेला रेस्पॉन्सिबल हो कि कैसा ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देगा, उसका इन्वायरमेंट भी उसमें उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। और उस इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो किसी भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर ध्यान रखिएगा, जीन और इन्वायरमेंट दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, या ये कह सकते हैं कि इक्वल रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल स्टडीज़ बेस्ड अपॉन मॉडल। अब जनरली अपन कह सकते हैं कि क्या इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए भी कोई भी अपन हाइपोथेसिस प्रपोज कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, किसी भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ के मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड होती है कि आप क्या करोगे। जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हो, तो आप ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता है, ये आपके ट्रॉफिक लेवल है, आपके A, B, C एंड D। अगर आप ऐसा कुछ चेंजेस ले आते हो जिसकी वजह से क्या होता है, बी की पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बी की पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो बी की पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन फ्यूचर क्या होगा, आपका सी का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। सी का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन फ्यूचर क्या होगा, आपका डी का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। बट ये तो क्या है, एक क्राइटेरिया है इसका, बट इसके जस्ट उल्टा क्राइटेरिया ये भी है कि जैसे ही बी का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सी का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, और जैसे ही सी का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका बी का पॉपुलेशन भी घटेगा। अब जैसे ही सी का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसके रेस्पॉन्स में, क्योंकि ये जो डी है किस पे डिपेंडेंट है, सी पे डिपेंडेंट है, तो डी का जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सी का पॉपुलेशन वापस लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, और अल्ट्रास्ट क्या होगा, आपका जो लास्ट स्टेज है वो भी क्या होगा, आपके डिकम्पोजर्स की पॉपुलेशन ये भी अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखने में ये लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, इसके प्रोपोर्शन में ये और ये, बट ये क्या होगा, यहाँ पर ऐसा भी होगा कि इसके प्रोपोर्शन में ये होगा। तो कोई भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ है वो मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड है और वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। मीन्स कि क्या है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, उसके पीछे भी रीज़न है, ये फिक्स रीज़न है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग इज डेंजरस। क्या आपको पता है कि पोलर बियर वाइट क्यों होते हैं? जनरली आप कह सकते हो कि पोलर बियर वाइट इसलिए होते हैं क्योंकि वो बर्फ़ के अंदर, सफ़ेद बर्फ़ के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, या फिर सफ़ेद बर्फ़ के अंदर क्या है, अगर आपका काला भालू होगा तो आराम से दिखाई दे जाएगा, तो उसके लिए प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा होंगे। प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उसके चांसेस होंगे कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। जनरली ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि भालू के लिए तो कोई प्रीडेटर है ही नहीं एक्चुअली के अंदर। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि किसी भी जो आपका इकोलॉजिकल स्टडी है
उसका अपन किसी स्टोरी के बिहाफ पे उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके पीछे कोई ना कोई हाइपोथेसिस होगा, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल होगा या जेनेटिक उसके जो चेंजेस ऐसा आए होंगे जिसकी वजह से क्या होंगे, आपकी ब्लैक पॉपुलेशन वहाँ पे है ही नहीं। रीज़न उसके पीछे ये है। नेक्स्ट इज हायरार्कीज ऑफ एक्सप्लेनेशन। हायरार्की में सिक्वेंशियल मैनर में होता है कि आपका जैसे आप किसी भी चेन रिएक्शन को पढ़ते हो तो आपका कोई ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी आपका सी में कन्वर्ट हुआ, सी आपका डी में कन्वर्ट हुआ, डी आपका ई में कन्वर्ट हुआ, किसी भी पर्टिकुलर आपके, तो ये सिक्वेंशियल मैनर के अंदर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे अपन इकोलॉजिकल स्टडी किसी चीज़ की स्टडी करेंगे तो अपन ने कहा कि मॉडल्स पे बेस्ड है। मॉडल पे बेस्ड है मीन्स कि कोई आपका एक्सप्लेनेशन होगा, ए एक्सप्लेनेशन होगा, तो ए की वजह से कुछ हुआ होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा, मीन्स कि किसी भी चीज़ के पीछे एक्सप्लेनेशन है कि आप ऐसा हुआ है तो उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है, उसके पहले भी ये हुआ तो उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है। तो किसी भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ के पीछे क्या है, रिजिड एक्सप्लेनेशन है, और रिजिड एक्सप्लेनेशन की वजह से ही क्या है, स्टैटिक है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये एक फिक्स क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब दबाव। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में एक एट ए टाइम गिवन स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसी तरह क्या होते हैं इकोलॉजिकल स्टडी के अंदर। मान लो अपन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अपनी जो सेम जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे क्या होगा, खाने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेगा, उनसे इसका कंपटीशन चलता रहेगा, क्योंकि जैसे खाएगा क्या, ये वही खाएगा जो इसका सेम जो दूसरी पॉपुलेशन खाएगी, तो ये इससे भी क्या होगा, इसका कंपटीशन होगा। मतलब अगर ये मान लो जो अपन ब्लैक डॉट से दिखा रहे हैं, ये कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने जो सेम ऑर्गेनिज्म उनसे भी क्या होगा, इसका कंपटीशन होगा। इसके लिए फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, या फिर इसके रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, मेट करेंगे तो सेम इंडिविजुअल से करेंगे। अब क्या होगा, किसी गिवन एनवायरनमेंट में और दूसरी स्पीसीज भी हैं, और दूसरी स्पीसीज भी हैं, वो क्या है, सेम ट्रॉफिक लेवल पे है, सेम ट्रॉफिक लेवल पे है। इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला ट्रॉफिक लेवल है उसी को वो दोनों कंज्यूम करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, इसका कंपटीशन होगा। प्लस क्या होगा, एयर है, वाटर है, न्यूट्रिशन है, या फिर आप कह सकते हो कि इनके लिए जो अवेलेबिलिटी रहेगी एक फिक्स अवेलेबिलिटी है, और पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए भी क्या होगा, ये सब कॉम्पीट करेंगे। अब इसमें जो आउट कॉम्पीट कर जाएगा वो तो सर्वाइव कर जाएगा, और क्या होगा, बाकी आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फोर्थ है सनलाइट। तो ये क्या है, ये फिक्स लिमिट, ये क्या है, फिक्स क्राइटेरिया है। फिक्स क्राइटेरिया होगा तो इनके लिए सबके लिए कंपटीशन चलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि एट ए गिवन टाइम हर इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, दबाव लगेंगे कि उनको उनके बीच में सर्वाइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ बहुत ईजिली चल रहा है और वो आराम से सर्वाइव करता है, उसे हर वक्त है ना कंपटीशन करना पड़ेगा अपने, क्योंकि उसको जैसे वो आप T2 ट्रॉफिक लेवल पे, तो T3 ट्रॉफिक लेवल वाला उसे उसको खाने को कोशिश करेगा, तो उसे उससे बचना पड़ेगा। एज वेल एज जो T1 लेवल है वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेगा, तो वहाँ से भी उसके लिए कंपटीशन होगा। तो ओवरऑल क्या रहेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे या चाहे इंडिविजुअल पॉपुलेशन पे या चाहे इंडिविजुअल कम्युनिटी पे एट ए गिवन टाइम मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स वर्क करेंगे। नेक्स्ट है चांस। जैसे इकोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करेंगे तो इकोलॉजी में अपन ये कह सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिज्म के लिए क्या चांस मैटर करेंगे, बहुत मैटर करेंगे, ध्यान रखना। जैसे अपन बात करें जनरल, मान लो आपका इनिशियली क्या था, ये कुछ पॉपुलेशन थी, ये आपका कुछ पॉपुलेशन था, किसी प्लांट का पॉपुलेशन था, बट क्या हुआ, लेटर ऑन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक पहाड़ आ गया, तो ये जो आपकी पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन क्या होगी, सेपरेट होगी। अब क्या हुआ, यहाँ तो आपका मेजर पॉपुलेशन आ गया और यहाँ कम पॉपुलेशन आ गया, बट हुआ क्या, आपका इस पहाड़ के इस तरफ न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी। ये ज़्यादा थी, तो ये आराम से क्या हुआ, ये वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ के क्या होगी, ये तो प्रोलिफरेट होगी, और ये वाली पॉपुलेशन क्या होगी, धीरे धीरे
कम हो गई। तो अब इस पे इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट ज़्यादा लगे हैं तो क्या होगा, लेटर ऑन बहुत लंबे टाइम के बाद में अपन बात करेंगे तो क्या होगा, आपकी ये वाली जो पॉपुलेशन है ये चेंज होके दूसरी पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इनिशियली आप ए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और ये पॉपुलेशन चेंज होके क्या हो जाएगी, आपकी बी में चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल और अपने जेनेटिक मेकअप की, इनके आपस में कंपटीशन की वजह से। लेटर ऑन क्या होगा, आपका इस पॉपुलेशन के अंदर, इस पॉपुलेशन से आपके जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आएगा और ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आपका फिर अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा, आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सी पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि चांसेस क्या है, इकोलॉजिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट है इकोलॉजिकल बाउंड्रीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोलॉजी की कोई बाउंड्री नहीं होती। एक्चुअली में कहने को तो अपन किसी भी इकोलॉजी की बाउंड्री बना सकते हैं, बट इकोलॉजिकल बाउंड्रीज कोई भी इकोलॉजिस्ट अपनी स्टडी के बिहाफ पर डिफाइन करता है। कभी भी इकोलॉजी क्या होती है, फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती। तो ये कुछ थंब रूल्स थे इकोलॉजी के, जिनके बिहाफ पर कोई भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ बेस्ड होती है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।